हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल और हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए सेशन की, जिसमें हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स। क्लास 12th ऑप्टिक्स पर बेस्ड आज का हमारा ये पूरा लेक्चर होगा, जिसका हम आज पहला लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो जिन भी बच्चों को क्लास 12th फिजिक्स को समझना है, अपने परसेंटेज को हाई लेवल पर ले जाना है, जिनको नीट और जेई लेवल पर प्रिपरेशन करनी है, वो सभी हमारे चैनल को ज्वाइन करें, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इसको इजी वे में समझे हमारे साथ। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर होगा हमारा बहुत ही स्पेशल। ये लेक्चर हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, जिसमें ऑप्टिक्स की शुरुआत हम लोग करेंगे। कुछ लोगों को रहता है कि हमने स्टार्ट से क्यों नहीं किया, हम इलेक्ट्रोस्टैट से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन ऑप्टिक्स एक अलग ही पार्ट है हमारा, तो हम यहाँ से भी हमारी शुरुआत कर सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रोस्टैट से शुरुआत ना करते हुए जा रहे हैं सीधा सीधा ऑप्टिक्स पर, क्योंकि ये जो पार्ट हमारा है ये बहुत इजी है और इसको आप अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर स्टडी भी कर चुके हैं। तो जिनका क्लास 10th का पार्ट ऑप्टिक्स, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, वो अपने पार्ट को पूरी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं और उसके बाद इसके आगे के जो फिनोमेनास है वो आप हमारे साथ आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। और इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द ऑप्टिक्स, देन ब्रांचेस ऑफ ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, मिरर के बारे में बात करेंगे, फिर इमेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कुछ इमेज का हम फॉर्मेशन करेंगे प्लेन मिरर पर। ओके, तो आज के लेक्चर का ये हमारा फ्लो होने वाला है, जिसकी स्टार्टिंग हम करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो भैया, जब भी बात आती है ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स ना हमारे फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच अलग से हमने डिवाइड कर दी है फिजिक्स से, जिसमें हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। यस बच्चों, ऑप्टिक्स मतलब स्टडी ऑन लाइट। लाइट क्या क्या कर सकती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, इस हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करने जा रहे हैं वन बाय वन। ओके बच्चों, तो शुरुआत करते हैं, जानते हैं सबसे पहले हम उस लाइट के बारे में जो सबसे बड़ा पार्ट हमारा है इस ऑप्टिक्स का। तो बच्चों, आपने सुना होगा पिछली क्लासेस के अंदर कि लाइट तो एक फॉर्म है एनर्जी का, जो एक लोकेशन से ट्रेवल करता है दूसरे लोकेशन पर। इसमें छोटा सा एक पार्ट हमारा आता है विजिबल लाइट का, जो कि हमें ये प्यारी सी सुंदर सी दुनिया दिखाने में हेल्प करता है। ओके, तो लाइट क्या है, एक फॉर्म एनर्जी का। और हम अगर कहें कि ये जो लाइट है ये ओनली फॉर्म नहीं है, लाइट इज नॉट ओनली द फॉर्म ऑफ एनर्जी, केवल एनर्जी का ही फॉर्म नहीं है, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज अपनी प्रीवियस क्लासेस से होना चाहिए। ओके, तो हमने क्लास 11th के अंदर वेव्स के बारे में स्टडी किया है। वेव एक पैटर्न है, एक डिजाइन है। जब किसी मीडियम में हम कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कराते हैं तो वहां से ये पैटर्न हमको मिलता है। जैसे पानी के अंदर पत्थर डालने पर उसकी वेव्स का एक पैटर्न हमको दिखाई देता है। ओके, वहां हमने 3 टाइप की वेव्स के बारे में डिस्कस किया था। नंबर 1 मैकेनिकल वेव्स, जिनको मीडियम की जरूरत पड़ती है। नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। बल्ब से निकलने वाला रेडिएशन, सन से निकलने वाला रेडिएशन, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और तीसरा हमने मैटर वेव के बारे में स्टडी किया है। तो मैकेनिकल वेव तो हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। आगे हमारे पास मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पूरा पार्ट, जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल तो हम इसके इंट्रोडक्शन पर चल रहे हैं। तो लाइट ना क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इसी वेव्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट क्या चीज है, लाइट केवल फॉर्म नहीं है एनर्जी का, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है या एक फॉर्म है।
क्लियर है? ओके, दैट कॉज द सेंसेशन ऑफ विजन। विजन मतलब देखना, इसकी वजह से हम लोग सेंस कर पाते हैं कि हमारे सामने ये पर्सन खड़ा है, इस पर्दे का कलर ये है। तो हर चीज का जो सेंसेशन हमारी आंखों में होता है वो होता है हमारी इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से, जिसको हम सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? लाइट। ओके, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रिज्म के बारे में, 2 ट्रायंगल 3 रेक्टेंगल वाली ग्लास की जो बॉडी है इसको हम बोलते हैं प्रिज्म। जब इस पर हम ये व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवाते हैं तो इसकी खासियत है कि ये इस व्हाइट लाइट के अंदर से अलग अलग कलर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाली लाइट को स्प्लिट कर देता है, जिसको आप बोलते थे डिस्पर्शन। आपने रेनबो को देखा होगा, जब एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर होता है और सन से जब रेडिएशन निकल कर आता है और उन ड्रॉप से पार होते हुए निकलता है तो हमको आसमान में रेनबो दिखाई देता है। अब वो अलग अलग कलर की पट्टियां हमको वहां दिखाई दे रही है, किसकी वजह से? इसी डिस्पर्शन की वजह से। वहां पर वो ड्रॉप क्या कर रही है? हमारे प्रिज्म का वर्क करती है। तो ऐसे ही बच्चों इस व्हाइट लाइट के अंदर ये 7 कलर का आपको स्पेक्ट्रम यहां दिखता है, और इसको आप शॉर्ट लैंग्वेज में विबग्योर से जानते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर की पट्टियां आपको यहां पर दिख रही होगी। ओके, तो जो लाइट है इसी के अंदर इसको हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेसिस पर पूरा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक स्पेक्ट्रम प्रेजेंट होता है। हमने एक स्पेक्ट्रम आपके लिए यहां पर रिप्रेजेंट किया है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है गामा रेज। गामा रेज ये सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव होती है। जैसे जैसे आप यहां से आगे बढ़ते जाएंगे फ्रीक्वेंसी लो होती जाएगी और वेवलेंथ बढ़ते जाएगा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो गामा हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेज है, उसके बाद हमारी एक्स रेज है, फिर अल्ट्रावायलेट यूवी रेज है, फिर इंफ्रारेड है, फिर हमारी आ जाती है रेडियो वेव्स, और देन आ जाती है माइक्रोवेव्स। तो इस तरह से हमारी ये 7 अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक पूरे बंच के फॉर्म में होती है, उसी को हम लाइट बोलते हैं। ओके, अब इसके अंदर अल्ट्रावायलेट के बीच का एक छोटा सा अल्ट्रारेड और इंफ्रारेड, इसके बीच छोटा सा पार्ट जो आपका है वो है विजिबल लाइट का। इसकी रेंज 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के आसपास होती है। अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच हमारा विजिबल लाइट का ये रेंज, इसमें आपको ये 7 कलर्स दिखाई देंगे, विबग्योर जो हमने यहां आपके लिए डिनोट किया है। तो इस तरह से 7 फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ वाली लाइट मिलकर जो बंच बनाती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला है हमने, और वो सारे हमारे इस लाइट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हो गई हमारी लाइट की। अब हमको बात करनी है इसके क्या क्या फिनोमिना ऑप्टिक्स में हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो यहां पर होता है वो हमारा है, अच्छा उससे पहले हम इसकी ब्रांचेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भैया ऑप्टिक्स है तो इसको हमने क्या किया, एक बड़ा पार्ट है फिजिक्स का, साइंस का, तो हम क्या करते हैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि हम हर छोटे छोटे टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्टिक्स को भी हमने 2 ब्रांच में बांटा है। एक हमारा होगा रे ऑप्टिक्स और दूसरा होगा हमारा वेव ऑप्टिक्स। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जब हम रे ऑप्टिक्स पर जाते हैं तो इसमें स्टडी किया जाता है डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो भी ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे, कौन कौन से मिल सकते हैं, तो आपको मिलेंगे यहां पर मिरर्स, आपको मिलेंगे यहां पर लेंसेस, आपको मिलेगा प्रिज्म, टेलीस्कोप मिलेंगे, माइक्रोस्कोप मिलेंगे आपको। अब इनको देखिए, आर मच बिगर किससे देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो लाइट का वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर आपको स्टडी नहीं है तो आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स पर जाएं, क्लास 11 के लेक्चर्स को देखें और वहां पर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में समझें कि ये क्या चीज है। जब वेवलेंथ किसी लाइट की
क्या हो, बहुत छोटी, उसकी कंपैरिजन में आपके जो ऑब्जेक्ट हैं बहुत ज्यादा वाइडर हो, बिगर हो, उस केस में जब हम लाइट की स्टडी करते हैं उसे बोला जाता है रे ऑप्टिक्स। दूसरा हमारा वेव ऑप्टिक्स, इसका उल्टा कर दीजिए, डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक स्लिट्स और होल्स। यहां आपके पास क्या थे, मिरर थे, लेंस थे, तो वेवलेंथ लाइट की क्या है, बहुत छोटी, उसकी कंपैरिजन में आपका मिरर, आपका लेंस बहुत लार्जर है। लेकिन हम बात करें स्लिट्स या होल की, जैसे यूं मान लीजिए आपके पास एक कार्डबोर्ड है और एक पतली सी सुई से हमने इसमें एक होल कर दिया, उसको बोलते हैं स्लिट। अब वो इतनी छोटी है कि या तो वेवलेंथ के बराबर हो, या वो स्लिट वेवलेंथ से भी क्या हो सकती है, छोटी। सो द डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक स्लिट्स और होल्स आर मच स्मॉलर और कंपेरेबल टू वेवलेंथ। या तो बहुत छोटे हमारे स्लिट्स या होल्स हो, किससे, वेवलेंथ, या उसके बराबर हो। उस केस में जब हम स्टडी करते हैं लाइट पर, तो वो कहलाती है हमारा वेव ऑप्टिक्स। इज इट क्लियर? तो ऑप्टिक्स की दो ब्रांचेस हमारी होती है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। अगर दोनों क्लियर है तो चलते हैं हम इसके पहले टॉपिक पर, जो होगा हमारा कुछ की पॉइंट्स के बेसिस पर। तो की पॉइंट्स जान लेते हैं इसके। सो पहला फिनोमेना जो लाइट का हमारा है, वो कहता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। भैया जैसे आपने किसी गन से बुलेट को फायर किया हो, तो वो कैसे जाती है, सीधा स्ट्रेट। तो लाइट का भी यही काम है, ये मासलेस पार्टिकल्स है, ओके। अब जब इनको फायर करेंगे हम एक पॉइंट से, तो ये स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है एक मीडियम के अंदर, ओके। अगर आप कोई ऑब्स्टेकल सामने रख देते हैं तो हो सकता है वहां से रिफ्लेक्ट होकर ये अपनी डायरेक्शन चेंज करे, या उसके अंदर अगर रिफ्लेक्ट कर जाए तो इसकी डायरेक्शन बदल सकती है। बट थ्रू आउट अ सिंगल मीडियम इसकी डायरेक्शन हमेशा कहां होगी, स्ट्रेट लाइन पर होगी। और नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। जो हमारा पाथ है इस लाइट का, जिस रास्ते पे वो ट्रेवल करके जा रही है, उसी को हमने बोला है क्या, ये है हमारी रे। नेक्स्ट है, ऐसी रेस अगर हम इकट्ठी करके एक बंडल बना लें, तो बंडल ऑफ लाइट रेस कॉल्ड बीम, उसको बोला जाता है बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट, लाइट ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, इसमें रिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन भी होता है। लाइट का रे नेचर, वेव नेचर हम मिक्स करें तो हमको ये सारे फिनोमेनास मिलेंगे वन बाय वन। इन सभी फिनोमेना पे हमको डिस्कस करना है हमारी इस पूरी ऑप्टिक्स की ब्रांच में, ओके। चलिए तो यहां से शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले टॉपिक की, जो कि बेस्ड होगा रिफ्लेक्शन के। तो आते हैं रिफ्लेक्शन पर। क्या कहता है रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन का मतलब टकरा के वापस आना। हम जा रहे हैं, किसी से टकरा गए हम और रिटर्न बैक हो गए, जिस रास्ते जा रहे थे उस रास्ते वापस आ गए, मतलब जिस मीडियम में हम जा रहे हैं उसी मीडियम में वापस आना कंपलसरी है। तो ये फिनोमेना हमको कहता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम। लाइट का जाना एक मीडियम में, किसी ऑब्स्टेकल से स्ट्राइक करना और उसी मीडियम में रिटर्न बैक लौट आना फ्रॉम एनी रिफ्लेक्टिंग बॉडी। कोई भी रिफ्लेक्टिंग बॉडी हो सकती है, कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो ऐसे फिनोमेना को बोला गया है रिफ्लेक्शन, ओके। रिफ्लेक्ट हो जाना, हमने दीवार पर एक बॉल मारी, बॉल दीवार से टकराई, स्ट्राइकिंग हुई और वो वापस हमारे इसी मीडियम में लौट कर आ जाती, दैट इज रिफ्लेक्शन, ओके। आप जो आप मुझे देख रहे हैं या आप अपने आसपास की चीजों को देख रहे हैं, ये सब के सब दिखते हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से। बल्ब से या किसी लाइट के सोर्स से जो लाइट निकल के आ रही है वो आपके ऊपर गिरती है, आपकी बॉडी से रिफ्लेक्ट होती है, ओके। और सामने वाले पर्सन की आंखों में जब वो पहुंचती है तो उसे आपकी जो फेस है उसको विजिबल हो जाता है, उसको दिखना शुरू हो जाते हैं। अगर आप लाइट सारी ऑफ कर दें, जैसे रात के समय में चारों तरफ अंधेरा हो, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं। क्यों?
क्योंकि वहां पर लाइट नहीं है, लाइट का कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं है, इसी वजह से हम वो दुनिया आसपास की नहीं देख पाते हैं। तो दुनिया में जो भी चीजें हमको दिखाई दे रही है वो सबकी सब किसकी वजह से दिखाई दे रही है, इसी रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देती है। तो रिफ्लेक्शन हमारे लिए कितनी हेल्प करता है ना, पूरी दुनिया दिखाने में हेल्प कर रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। चलिए, तो क्या होता है रिफ्लेक्शन में, तो हमने अभी डिस्कस किया है वी हैव बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो ये हमने कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले ली, रिफ्लेक्टिंग या कोई भी एक पॉलिश्ड सरफेस हमारे पास है, नोमेनक्लेचर कर देते हैं इसका AB। ओके, अब इस सरफेस पर हम ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर लाइन। तो यहां किसी भी एक पॉइंट से आप ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन, और जब भी किसी सरफेस से हम ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये अपने दोनों तरफ कितना एंगल बनाएगी, परपेंडिकुलर है तो दोनों तरफ 90 के क्या होंगे, ये एंगल्स होंगे। ओके, तो अब इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। ध्यान रहे इसका हमें बहुत काम पड़ने वाला है। तो जो लाइन हमारी यहां पर है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट लाइन इज नॉन एज नॉर्मल टू द सरफेस। क्लियर? चलिए, तो नॉर्मल हमारे सामने आ चुका है। अब हम लाइट पर स्टडी कर सकते हैं, उसको रिफ्लेक्शन पर स्टडी कर सकते हैं। चलिए, तो लाते हैं एक लाइट रे को। जो लाइट रे हम किसी सोर्स से लाएंगे और इस सरफेस पर स्ट्राइक करेंगे, उस लाइट को हम बोला करेंगे इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। तो लाते हैं पहली इंसिडेंट रे। इधर कहीं सोर्स है और वहां से चलकर हमारी ये लाइट आ रही है। भाई आप रे पढ़ रहे हैं तो रे के लिए कंपलसरी कंडीशन है इसके अंदर एरो होना चाहिए। अगर एरो नहीं है तो वो मात्र एक आपका लाइन सेगमेंट बन जाएगा जिसका ऑप्टिक्स में कोई रोल नहीं है। ओके, तो ये एक रे चलकर आ रहा है, दैट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ओके, अब इस इंसिडेंट रे ने इस नॉर्मल के साथ एक एंगल ड्रॉ की है, उस एंगल को हम बोलते हैं इंसिडेंस एंगल। इसको हम डिनोट कर सकते हैं एंगल I से। I इज नॉन एज इंसिडेंट एंगल। ओके, अब यहां से ये लाइट जो है इस सरफेस पर टकराएगी, स्ट्राइक करेगी और यहां से रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस जाएगी जिस मीडियम से आ रही थी। तो यहां से रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे ट्रेवल करता है इसी मीडियम में। Okay, so after the reflection, this light is going in this direction. Okay, अब इस रे को जो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इसको डिनोट करेंगे R से। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, डन। चलिए, तो हमने देखा कि एक लाइट इंसिडेंट हुई एक पॉइंट पर और रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस लौट गई। तो किसी रे का आना, मीडियम से स्ट्राइक करना और उसी मीडियम में लौटकर वापस चले जाना, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डन। चलिए, अब बात करते हैं इन दोनों एंगल्स पर। तो एक को हमने बोला इंसिडेंस एंगल और एक हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इनमें ध्यान रहे जैसे जैसे I बदलते हैं आप वैसे वैसे R भी बदलता है। I R क्या होंगे आपस में एक दूसरे से, जैसे जैसे वैल्यू I की बदलेगी वैसे वैसे किसकी बदल रही है, वो R की। मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है और इस सरफेस पर हमने एक रे को डायरेक्ट परपेंडिकुलरली क्या कर दिया, इस सरफेस पर इंसिडेंट करवाया। ये रे हमारी क्या हो गई, नॉर्मली इस सरफेस के ऊपर क्या हुई, इंसिडेंट। तो रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स हैं जो कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। मतलब ये कि जब जब आप इंसिडेंस एंगल की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले रहे हैं तो उतनी ही आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू मिलेगी। मींस इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों के दोनों हमेशा कितने होंगे? इक्वल। अगर हमारा एंगल आई यहां पर 0 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना है? 0 डिग्री। तो नॉर्मल आने वाली रे 0 डिग्री से इंसिडेंट हुई है तो 0 डिग्री से ही क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। तो यहां से रे रिफ्लेक्शन के बाद 0 डिग्री का एंगल बनाते हो यहां से वापस लौट जाती है। मतलब जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते वो रे क्या हो गई? रिटर्न बैक। ओके, तो इस रास्ते पे हमारी वेव, हमारी लाइट रेस ये वापस जा चुकी है। अब नॉर्मल यहां तो आप 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। कुछ सरफेस मान लीजिए आपके पास ये स्फेरिकल सरफेस, इसके अंदर वाले सरफेस को हमने पेंट किया हुआ है और बाहर वाली सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसका एक सेंटर लिया हमने, वो इसका सेंटर है। तो आप सब जानते हैं कि सेंटर से जब हम सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन कराते हैं तो ये हमेशा एक नॉर्मल की तरह वर्क करती है। कैसा करती है? एक नॉर्मल की तरह वर्क करती है। तो इस नॉर्मल को ड्रॉ कर ले ताकि रिफ्लेक्शन को हम आसानी से, रिफ्लेक्टेड रे के पूरे डायग्राम को ठीक से एक्सप्लेन कर सके। यहाँ पर नॉर्मल के बगैर हम रिफ्लेक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें? नॉर्मल बनाएं। नॉर्मल कब बनेगा? इस सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। और वो हमने स्टडी किया है कि जो रेडियस है इस सरफेस की वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस ही होती है। अब आप कर सकते हैं रिफ्लेक्शन को। एक इंसिडेंट रे लेकर आते हैं यहां से हम। ये एक रे को हमने इंसिडेंट करवाया इस सरफेस पर। इस सरफेस पर नॉर्मल के साथ इसने एंगल बनाया आई, दैट इज इंसिडेंट एंगल। अब रिफ्लेक्शन होगा तो नॉर्मल हमारा बन चुका है। हमको सब पता है कि जितना आई बना है उतना आर बना के इसको वापस उसी मीडियम में भेज दो। तो यहां से इस रे को हमने वापस, जितना यहां पर आई मिला था हमें उतना ही रिफ्लेक्शन का एंगल हमने लिया और उस रे को यहां से रिफ्लेक्ट करा दिया। ये इसका क्या है? आर। और ये एंगल आई भी एंगल आर के इक्वल ही है। इज इट क्लियर? चलिए आते हैं इसके रूल नंबर 2 पर। क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द सरफेस एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट होता है जहां पर आपकी रे इंसिडेंट होती है। ये यहां पर इंसिडेंट पॉइंट है, ये यहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। जिस पॉइंट पर आपकी रे इंसिडेंट हो रही है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो एक रे इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पर, यहां से रिफ्लेक्ट होकर इधर गई, नॉर्मल भी यहीं पर है। अगर मैं हम यहां से एक प्लेन को ड्रॉ करते हैं तो सबके सब कहां है? इसी प्लेन के अंदर है। तो दूसरा रूल कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सबके सब कहां पर है? एक ही प्लेन पर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये था रिफ्लेक्शन। डेफिनेशन, डायग्राम और रूल्स ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए रिफ्लेक्शन के अंदर। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि कई बार बोर्ड्स एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिरर पर। तो जब सबसे ज्यादा काम हमारे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मिरर से, थोड़े समय बाद हम लेंस पर भी बात करेंगे। तो पूरा रे ऑप्टिक्स हमारा इन्हीं 2 डिवाइस पर बेस्ड है। तो बच्चों मिरर होता क्या है? मिरर वो सरफेस है जहां से मोस्ट ऑफ लाइट रे क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसमें हमारा प्यारा सा सुंदर सा नन्हा सा चेहरा हमको दिखाई देता है। दैट इज मिरर। सो a smooth polished surface that reflect most of the light falling on it। most of the क्यों बोला? कि कोई भी दुनिया की ऐसी डिवाइस नहीं है जो 100% लाइट को क्या कर दे? रिफ्लेक्ट कर दे। कुछ ना कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेती है या रिफ्लेक्ट कर देती है। तो ऐसी डिवाइसेस जो मोस्ट ऑफ लाइट को क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है, दैट आर नोन एज मिरर। मिरर के यहां पर कुछ टाइप्स हैं। पहला टाइप है आपके प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर मतलब ऐसा मिरर जिसकी एक सरफेस कैसी होनी चाहिए? प्लेन होना चाहिए। एक सरफेस को हम पेंट कर देते हैं,
तो ये हमारा पेंटेड सरफेस है और ये हमारी क्या हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो पेंटेड सरफेस, रिफ्लेक्टेड। एक सरफेस कैसे होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड होना चाहिए। अब ये एक प्लेन की तरह है, इसीलिए इसका नाम हमने प्लेन मिरर रख दिया। दूसरा, हम आते हैं स्फेरिकल मिरर पर। तो स्फेरिकल मिरर पर हमको जानने, स्फेरिकल मिरर के बारे में जानने के लिए हमको स्फीयर लेना पड़ेगा। तो हमने यहां पर क्या लिया, एक स्फीयर, एक खोखला, एक होलो स्फीयर ले लिया। अब इसको क्या किया, इसको दो तरह से हम कट कर लेते हैं। हमने कट किया इस स्फीयर को कुछ इस तरह से कि मान लीजिए आपका ये वाला पार्ट यहां से काट लिया हमने, ओके। इतना हिस्सा हमने क्या कर लिया, इसे सेपरेट कर लिया। सेपरेट कर लिया तो यहां पर हमको इस के अंदर से जो हिस्सा मिला वो कुछ इस तरह से है, सॉरी, इस तरह से इससे हमने कट किया। हमने जो इसको कट किया है वो यहां से कट किया है, ये हिस्सा कट करके हमने यहां बाहर निकाल लिया। अब इसकी इनर सरफेस को हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, और जो आउटर सरफेस है उसको हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज करेंगे। तो इस तरह की जो मिरर हमने इस पूरे स्फीयर से कट करके निकाली है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। अंदर वाले सरफेस पेंटेड है, आउटर सरफेस कैसी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दूसरा, हमने कट किया इसके ऐसे पार्ट को, क्योंकि काटा तो हमने कहां से है, स्फीयर से ही। इसको हमने यहां से कट कर लिया, कट करके इसको हमने यहां से बाहर निकाला, तो ये सरफेस हमारी कुछ इस तरह से मिलेगी। अब हम क्या करते हैं, इसको इनर सरफेस से पेंट ना करते हुए आउटर सरफेस से पेंट कर देते हैं। ये वाला इसका हो गया, हिस्सा हो गया इसका पेंटेड, और इनर वाला क्या है, रिफ्लेक्टेड। ओके, तो इस तरह से ये जो मिरर हमको मिलती है, दैट मिरर इज नोन एज कॉनकेव मिरर। तो स्फीयर को दो तरह से कट करके दो तरह से आप पेंट कर सकते हैं, इसीलिए ये हमारे पास दो तरह के मिरर बन जाते हैं। एक का नाम रखा है हमने कॉन्वेक्स, दूसरे का नाम रखा हमने कॉनकेव मिरर। और जो तीसरा टाइप यहां पर है वो है आपका पैराबोलिक मिरर का। कुछ इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पैराबोला की तरह होती है, ये वाली सरफेस हमने पेंट कर दी है, अंदर वाली सरफेस इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस तरह से ये जो मिरर हमारी बनती है दैट इज पैराबोलिक मिरर। तो मिरर के तीन टाइप हमारे पास है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर और पैराबोलिक मिरर। मोस्ट ऑफ काम हमारा पड़ने वाला है प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर पर। ये हमें इतने ज्यादा यहाँ पर काम नहीं आने वाले हैं, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इमेज पर। इमेज क्या होती है, फिर हम बनाएंगे प्लेन मिरर से इमेज। सो व्हाट इज इमेज? तो बच्चों, इमेज ना रिफ्लेक्टिंग रे का एक मीटिंग पॉइंट होती है। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेस जहां मिलती है उस पॉइंट पर बनती है हमारी इमेज, चाहे वो खुद से इंटरसेक्ट हो या फिर हमें उन्हें अपीयर करना पड़े कि ये वाली रेस इस पॉइंट से चलकर आ रही होगी। जहां पर उनका मीटिंग पॉइंट होगा वो मीटिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, इमेज बनता है। सो व्हेन लाइट रे कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, आना कहां से चाहिए, किसी ऑब्जेक्ट से आना चाहिए, मीट और अपीयर्स टू मीट, या तो खुद मिलती हो या हमको फील होती हो कि ये इस पॉइंट पर मिल रही है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, दोनों फिनोमेना हम बात करेंगे। तो या तो रिफ्लेक्शन के बाद मिले या रिफ्रैक्शन के बाद मिले, एन इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज क्या हो जाती है, वहां पर बन जाती है। अब यहां पर इमेज दो तरह से होती है, इसको दो तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हमारी यहां पर है रियल इमेज और दूसरी हमारी यहां पर है वर्चुअल इमेज। क्या डिफरेंस है रियल और वर्चुअल में, तो देखिए, फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट, किसी मिरर से लाइट रिफ्लेक्शन के बाद खुद से किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो जाए, इसे हम बोलते हैं रियल इमेज। इसका उल्टा इसमें है,
फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे ओनली अपीयर टू मीट, हमको फील करना पड़े। जैसे आपके पास ये प्लेन मिरर है, इसके सामने ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इससे एक रे ट्रेवल करके यहाँ गया, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ चला गया, एक स्ट्रेट गया, सीधा वापस आ गया। अब ये दोनों रे यहाँ पर क्या हो रही है, डाइवर्ज। तो इस तरफ तो इनका मिलना पॉसिबल ही नहीं है, तो इनको हमें अपीयर करना पड़ेगा कि इसको बैकवर्ड बढ़ाया, इस रे को भी बैकवर्ड बढ़ाया, और ये यहाँ पर हमको मिलती हुई फील हो रही। अगर आप यहाँ से इन दोनों रेस को ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों रे ऐसा फील होगा यहां से कि इस पॉइंट से चलकर आ रही है। इस केस में जो इमेज बनेगी वो हमारी होगी वर्चुअल इमेज। ओके, प्लेन मिरर केवल वर्चुअल इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाने का इसका काम नहीं है, ये बनती है मिरर पर। ओके, कैसे बनेगी हम ये भी डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ये बिहाइंड द मिरर बनती है, ये हमेशा इन्वर्टेड होती है, और ये सारी इमेजेस हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब आपका हेड ऊपर है तो मिरर के अंदर भी आपका हेड ऊपर दिखेगा। कॉन्वेक्स मिरर पर, लेंस पर बन जाती है, कॉनकेव मिरर पर भी बनती है, कॉन्वेक्स पर भी बनती है। सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर केवल और केवल वर्चुअल इमेज बनाएगा। हाँ, प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज ऑलवेज बनाएगा। प्लेन मिरर और आपका कॉन्वेक्स मिरर ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएंगे, लेकिन कॉनकेव मिरर का ऐसा काम है कि कुछ केसेस में वो रियल इमेज बनाता है, एक स्पेशल केस उसका पाया जाता है, उस केस में वो आपको वर्चुअल इमेज देगा। ओके, तो इस तरह से इमेज हमारी ये दो तरह की यहां पर बनती है, मिलती है। चलिए, तो इसी इमेज को हम लोग ड्रॉ करते हैं फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्मेशन फॉर द पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय प्लेन मिरर। तो लेते हैं हम एक प्लेन मिरर। ये हमने एक प्लेन मिरर यहां पर लिया है, एक सरफेस को पेंट करना है, दूसरी को रिफ्लेक्ट रखना है अपने को। ओके, और हमेशा आप इसको राइट से पेंट करें, लेफ्ट से राइट क्या कर, लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में ही आप रे को क्या करेंगे, इंसिडेंट। चलिए, तो यहां पर हमने एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है ओ, जो यहां इस मिरर के सामने रखा है। अब इमेज तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट से रे चलकर आए और मिरर पर टकराए और वहां से रिफ्लेक्ट होकर जाए। तो यहां से लाते हैं दो रे को, एक रे हमने इंसिडेंट करवाई यहां से सीधा स्ट्रेट नॉर्मली, तो नॉर्मली आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद भी कहां जाएगी, नॉर्मली भाग के चली जाएगी। दूसरी रे लाते हैं, यहां से हमने इंसिडेंट करवाया इसको, अब ये नॉर्मली इंसिडेंट नहीं हुई है तो यहां पर आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी एक नॉर्मल। ये इंसिडेंस एंगल हो गया है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के यहां से चली जाएगी, यार ये आई। अब दोनों रे यहां से इधर जा रही है, एक ऐसे ऊपर जा रही है और एक ऐसे सीधे जा रही है, दोनों रे यहां से डाइवर्ज हो रही है, तो इनका इस तरफ मिलना, मीट करना किसी एक पॉइंट पर पॉसिबल नहीं है। क्या करेंगे, बैकवर्ड बढ़ाएंगे और फील करेंगे कि किसी ना किसी पॉइंट पर तो मिली होगी, क्योंकि पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल होती तो इनफाइनाइट पे मिलती, तो पैरेलल तो नहीं है, तो इनको बैकवर्ड बढ़ाते हैं हम। तो इस रे को हमने यहां से बैकवर्ड इंक्रीज किया और इसको भी हमने यहां से बैकवर्ड इंक्रीज किया। तो यहां देखिए आपको ये दोनों के दोनों रे इस एक पॉइंट पर क्या हो रही है, इंसिडेंट करती हुई मिलेगी। ओके, थोड़ा एडजस्ट कर लें इसको आप, एंगल बराबर होना चाहिए। तो देखिए, अब हमको यहां से देखने पर फील हो रहा है कि ये दोनों रे इस पॉइंट से चल के आई होगी। तो हमने क्या बोला था, या अपीयर हो या खुद से किसी पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करे, उसी पॉइंट पर हमारी बनती है इमेज। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमको कहां मिली, मिरर के दूसरी साइड, बिहाइंड द मिरर। जितनी डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट यहां रखा है उतनी ही डिस्टेंस पर आपकी ये इमेज यहां पर मिलेगी। ओके,
यहां कह सकते हैं आपकी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। जितनी हाइट इस ऑब्जेक्ट की यहां पर है उतनी ही हाइट किसकी होगी, इमेज की। एच ओ इज ऑलवेज इक्वल टू एच आई। क्लियर? ओके, तो इस तरह से ये जो इमेज हमको यहां मिल रही है ये हमको मिली है वर्चुअल इमेज। और हमने बात की थी जो वर्चुअल होती है वो इरेक्ट भी होती है। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, सीधी। इसका सिर अगर ऊपर है तो यहां भी सिर ऊपर आपको मिलेगा। ओके, तो इस तरह से हम प्लेन मिरर पर इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं। इसी इमेज को ड्रॉ करने का हम एक शॉर्टकट यहां पर देखते हैं, और वह शॉर्टकट ये कहता है, हमने यहां नोट किया हुआ है, टू ड्रॉ इमेज ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन मिरर। अगर आपका मिरर मान लीजिए यहां पर इस तरह से हो और आपका ऑब्जेक्ट यहां पर बैठा हो, अब आपको बोल दिया गया है ड्रॉ द इमेज डायग्राम फॉर दिस ऑब्जेक्ट, तो क्या करोगे आप? क्या बोला हमने? ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन मिरर। इस ऑब्जेक्ट से आप सीधा सीधा क्या कर दें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हमने, जितनी डिस्टेंस यहां पर थी उतनी डिस्टेंस लेके इधर ले आओ। ओके, जितना डिस्टेंस ये है उतना यहां ले लो, और इस पॉइंट पर आप बना दीजिए इस ऑब्जेक्ट की इमेज। ये हो गया आपका काम, इमेज बन चुकी है। अब बात आ रही, रे तो आई नहीं, तो रे को ले आते हैं। देखिए एक रे ऐसी आई होगी यहां पर, यहां से एक रे इंसिडेंट हुई होगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो यहां से गई होगी, दूसरा रे यहां से सीधा आया होगा, रिफ्लेक्शन के बाद यहीं से वापस गया होगा। ठीक है, इन दोनों को बैकवर्ड बढ़ाएंगे तो ये यहां पर फील, यहां से इसको हम आगे ले आए, पीछे ले आए, इसको भी हम अगर बैकवर्ड बढ़ाएंगे यहां से, इसको भी बैकवर्ड बढ़ाने पर ये भी कहां मिलना चाहिए, इसी पॉइंट पर। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए इसको। तो इन दोनों रे का जो मीटिंग पॉइंट है वो यहां पर हमको फील हो रहा है। तो यहां पर क्या बन गई, इसकी इमेज ड्रॉ हो गई। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ये हमारे पास मिरर है, ये वाली सरफेस पेंटेड है और आपका ऑब्जेक्ट बैठा है यहां पर। अब इसकी इमेज ड्रॉ करें तो हमने क्या बोला, मिरर पर परपेंडिकुलर। अब मिरर तो यहां रखा है तो इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं, इस मिरर को और आगे ले आते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक सीधी लाइन, इतनी डिस्टेंस पर हम इधर आते हैं और यहां पर ये ऑब्जेक्ट की इमेज हो गई। अब रे से शो कर देते हैं। एक रे यहां से ऐसे इंसिडेंट हुई होगी और रिफ्लेक्शन के बाद वो यहां से गई होगी, दूसरा रे यहां इंसिडेंट हुआ होगा और ये भी रिफ्लेक्शन के बाद यहां से ऐसे निकल गया होगा। दोनों रे यहां डाइवर्ज हो रही है, बैकवर्ड इनको बढ़ाते हैं। जब इनको बैकवर्ड बढ़ाएंगे हम तो ये मिलेगी इस पॉइंट से और ये वाली भी मिलेगी कहां पर, इसी पॉइंट से। ओके, अब देखिए दो डाइवर्जिंग रे का ये मीटिंग पॉइंट है जो हमें यहां से अपीयर हो रहा है। हम यहां बैठ के उस ऑब्जेक्ट की इमेज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, तो ये दोनों ऐसा फील हो रहा है कि इस पॉइंट पर मिली होगी। अब बाकी आप हटा दीजिए। तो इस तरह से ये हमारे ऑब्जेक्ट का इमेज यहां मिल जाता है। तो बहुत इजी है, आसानी से इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसी पर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल हमारे पास है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। एक इमेज यहां पर हमें उसका कोऑर्डिनेट हम लोगों को बताना है। किसका? ऑब्जेक्ट अगर आपका यहां पर रखा हो 2 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट है आपका 2 सेंटीमीटर पर एक्स एक्सिस पर,
तो इसकी इमेज कहां बनेगी? इस मिरर पर। ये मिरर है, तो इस मिरर पर इसकी इमेज आपको बतानी है। अब मिरर यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर बैठा है। तो क्या तरीका सीखा हमने? हमने तरीका सीखा है कि आप क्या करें, मिरर को एक्सटेंड करें। पहले तो इस मिरर को हमने एक्सटेंड किया इस तरफ, तो ऐसा फील होगा हमको यहां से जैसे कि ये मिरर हमारा इधर आगे तक भी है। तो इस पर ड्रॉ कर ले एक परपेंडिकुलर। तो हमने यहां से ड्रॉ किया ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ओके। चलिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया है। अब ये जो एंगल हमारी है 90 डिग्री है, ये एंगल आपकी 45 है, तो अपोजिट एंगल के थ्रू ये भी कितना होगा? 45। ये दोनों 90 पर होते हैं, तो ये एंगल भी आपकी कितनी हो गई? 45। तो ये साइड कितना, मिरर का ये वाला साइड कितना, वो हम फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ 90 डिग्री है, मतलब ये हुआ यूं कि ये एक बेस है और दोनों रे यहाँ पर मिल रही है, ये एंगल आपका 90 है। ये 45 है, ये भी कितना है? 45। तो ये वाली साइड आपस में क्या हो गई? इक्वल। ये वाली साइड है 2, 90 के सामने होता है हाइपोटेनस, तो ये दोनों साइड कितनी होगी? ये √2 होगी, ये भी √2 होगी। आप लगा लो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, कितना होगा? हाइपोटेनस 2 आ रहा ना, मतलब ये कितना होगा? √2 का स्क्वायर प्लस ये भी कितना होगा? √2 का स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप, तो हाइपोटेनस इक्वल टू कितना आएगा? 2 ही आएगा। ओके, ये स्क्वायर है, रूट लगेगा, बचेगा कितना? 2। ये साइड 2 है, तो ये कितनी हो गई? √2। तो ये वाली साइड जो हमारी यहाँ पर है, ये हो जाती है √2। ओके, अब इस मिरर से हम इसको और आगे इंक्रीज करेंगे, तो इतनी ही डिस्टेंस पर इमेज हमको मिलेगी। यहां से इसको आगे बढ़ाएं हम, तो ये हमको यहां मिलेगा। अब ये जितना डिस्टेंस यहां पर है, ये डिस्टेंस इसी के बराबर होगा, क्योंकि मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर क्या मिलेगी? उसकी इमेज। तो अगर ये √2 है, ये भी √2 है, ये √2 है, तो ये भी कितनी है? √2 है। ये √2 है, ये √2 है, इन दोनों के बीच यहां जो एंगल ड्रॉ हो रही है, ये एंगल भी 90 है, तो ये सामने वाला हाइपोटेनस है और ये भी कितना होगा? √2। कर सकते हैं इसको एक शॉर्ट तरीके से और आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें लगा दीजिए cos थीटा, cos 45 इज इक्वल टू बेस मतलब ये वाला साइड अपॉन हाइपोटेनस 2, ये हो गया 1/√2 इज इक्वल टू ये हो गया बेस बाय √2। तो बेस इज इक्वल टू 2/√2, बेस इज इक्वल टू इसको √2 इंटू √2 कर सकते हैं, बाय √2 से √2 कैंसिल, तो बेस इक्वल टू कितना मिला आपको? √2। करेक्ट है। ये √2, ये √2, ये कितना आ गया आपका? हाइट, सॉरी। अब ये वाली जो साइड हमको मिली है यहां से, ये मिल रही है 2 सेंटीमीटर। ओके, बात समझ में आई? तो यहां से चलेंगे, आप यहां तक पहुंचेंगे तो आप 2 सेंटीमीटर चल जाएंगे। किस पर? वाई पर। हमको बताने हैं इमेज के कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स के लिए हमको इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लेना होगा। अब क्या ऑब्जेक्ट एक्स पर चल रहा है, मींस हॉरिजॉन्टल चल रहा है क्या? इमेज हॉरिजॉन्टल ट्रेवल नहीं कर रहा, वो तो अपनी पॉइंट पर है। ओके, कौन से पॉइंट पर? जो वाई पर है। तो एक्स तो इसका क्या हो गया? 0, और वाई पर कितना है? ये 2 सेंटीमीटर। जरा ध्यान से देखना, 4 ऑप्शन से 2 0 √2 0 0 -2 और 0 -√2। इस पॉइंट की तो इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं। फिर तो देखिए, वाई की ओरिजिन से अगर आप ऊपर जाएंगे तो हम पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, बट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये नेगेटिव वैल्यूज आपको लेनी होगी। तो इस 2 के साथ आपको क्या लगाना होगा? माइनस। अब आपको करेक्ट आंसर मिल गया होगा, ये रहा 0 -2। दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके कोऑर्डिनेट्स वगैरह इमेज के पता कर सकते हैं। तो आते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पर। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का डिस्कशन था, अब बारी है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की। तो हमारे सामने एक प्लेन मिरर है और इसके सामने हमने एक
एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट यहां रख दिया है ए बी। ओके, बनाते हैं इसकी इमेज इस मिरर के दूसरे साइड कहां बनेगी। तो हमने सीधा सा सिंपल तरीका ढूंढा है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। जितनी डिस्टेंस आपको यहां से मिल रही है उतना डिस्टेंस लेकर इधर चले जाओ, बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये इसका हेड है तो यहाँ पे इसका क्या होगा, हेड। दूसरा हम इसके बेस से परपेंडिकुलर बनाते हैं उतनी ही डिस्टेंस पर। अब इन दोनों के बीच आपको इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पर मिलेगी ए डैश बी डैश। ओके, ये तो हमारा शॉर्ट तरीका हो गया इमेज बनाने का। अब हम इसको रे से शो कर देते हैं। थोड़ा सा अप डाउन का डिफरेंस है, वो आप स्केल पेंसिल आपके पास होगा तो उससे क्लियर कर लें। चलिए रे लेकर आते हैं। तो यहां से एक रे सीधा गया होगा परपेंडिकुलर नॉर्मली, तो नॉर्मली ही वो रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। दूसरा रे यहां से इस तरफ गया और यहां से रिफ्लेक्शन के बाद वो यहां जा रहा है। अभी दोनों डाइवर्ज हो रही है, दोनों को हमें बैकवर्ड इंक्रीज करना होगा। तो जब इसको बैकवर्ड इंक्रीज करेंगे तो ये इस तरफ जा रही है, और इसको बैकवर्ड इंक्रीज करेंगे तो ये भी कहां मिलेगी, इसी पॉइंट पर। ये हो गया इनका मीटिंग पॉइंट, ये हेड, ये इसका क्या हो गया, हेड। बेस से लेकर आते हैं, तो बेस से सीधा नॉर्मली एक रे इंसिडेंट हुआ और नॉर्मली ही यहां से क्या हो गया, रिटर्न बैक। दूसरा हमने यहां से इंसिडेंट किया और रिफ्लेक्शन के बाद वो इस डायरेक्शन में चला जाता है। ये दोनों डाइवर्ज हो रही है, दोनों को बैकवर्ड इंक्रीज करो आप। इसको बैकवर्ड इंक्रीज किया, इसको भी बैकवर्ड इंक्रीज किया, तो ये इस पॉइंट पर मिल रही, ये इसका बेस आपको यहां पर दिखेगा। तो इस तरह से हो गया आपका इमेज ड्रॉ। एक दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं जो कुछ इस तरह से यहां पर रखा है। अब आप इसकी इमेज ड्रॉ करें, तो आप रे से बनाने जाएंगे तो कुछ गड़बड़ कर देंगे। हम जाएंगे सीधा नॉर्मल पर, तो इसके हेड से एक नॉर्मल ड्रॉ की, उतनी ही डिस्टेंस पर हम इधर आ गए नॉर्मली। इसके बेस से भी एक नॉर्मल ड्रॉ किया, इतनी ही डिस्टेंस पर हम आ गए इसके दूसरी साइड नॉर्मली। ओके, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा दें हम, तो यहां बन जाएगी इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज। हाँ, ये येलो है तो ये रेड नहीं होगा, येलो है तो ये भी येलो ही आपको दिखाई देगा। ओके, तो इमेज बन चुका है। अब इसको रे से शो करना है। एक रे यहां से सीधा भेजें आप, रिफ्लेक्शन के बाद वो यहां से डाइवर्ज हो जाएगा। एक रे इंसिडेंट की हमने यहां से, रिफ्लेक्शन के बाद वो चली गई यहां से। ओके, दोनों डाइवर्ज है, बैकवर्ड इंक्रीज करें। इसको बैकवर्ड इंक्रीज किया, इसको भी बैकवर्ड इंक्रीज किया, ये यहां मिली, ये ऑब्जेक्ट का हेड और ये इसकी इमेज। एक नॉर्मली रे यहां से इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्शन के बाद नॉर्मली वो यहां से चला जाएगा। सॉरी, यहां से नॉर्मल रे इंसिडेंट हो रहा है और नॉर्मली यहां से रिफ्लेक्शन के बाद इधर जा रहा है। एक रे हमने यहां से इंसिडेंट करवाया और वो भी नॉर्मली यहां से ऐसे, सॉरी, जितना आई बनाएगा उतना आर बना के रिफ्लेक्ट हो गया। दोनों का बैकवर्ड बढ़ा लो, इसको बैकवर्ड इंक्रीज किया, इसको भी बैकवर्ड इंक्रीज किया, तो दोनों का मीटिंग पॉइंट यहाँ पर, इसका बेस ये है तो इधर इसका बेस ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपके एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की क्या बन गई, इमेजेस। क्लियर है सभी को? तो अच्छे से आप लोग इमेज बनाना सीख गए होंगे कि किस तरह से हमें एक्सटेंडेड या पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेजेस को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है क्लॉक प्रॉब्लम। अब इस मिरर में, इस क्लॉक में जो टाइम दिख रहा है, अगर हम इसको मिरर के सामने रख दें तो मिरर के अंदर ये हमको कौन सा टाइम रिप्रेजेंट करने वाली है। ओके, इसको हमें बनाना है। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए हमें करना है कि भैया ये 12 इधर कहां दिखेगा और ये 3 इसमें कहां दिखेगा। बाकी सब नंबर्स भी दिखेंगे, हम इन 2 पॉइंट पर जा रहे हैं।
12 की डिस्टेंस यहां से जितनी है उतनी डिस्टेंस पर हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल यहां से इस तरफ ले जाएंगे ये, तो यहां पर अपने को 12 दिखेगा। 3 की डिस्टेंस इस मिरर से जितना है उतनी डिस्टेंस पर एक नॉर्मल ले जाएंगे और 3 हमको दिखेगा यहां पर। अब इन दोनों से मिलाकर क्लॉक बना लेते हैं। इसको हमें एडजस्ट करना है यहां पर। चलो यहां पर हम मान लेते हैं, तो यहां हमको दिख रहा है क्या 12, और यहां पर ये वाली साइड है, अगर हम वॉच के बारे में बात करें, ये 12 है, ये 6 है, ये इस तरफ अच्छा थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको। चलो अब जो बना उसको देख लें आप। यहां पर 3 है, सॉरी अगर हम वॉच की बात करें तो इधर कहीं आपको 9 दिखेगा। इसको सिलेक्शन में क्या दिक्कत आ रहा है, हो गया। चलो अभी एडजस्ट नहीं हो रहा है इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं हम। तो ये यहाँ पर 9 है, इधर क्या होगा 3, ये 6 है। ओके थोड़ा एडजस्ट कर लें, अभी ऊपर नीचे होने में प्रॉब्लम दे रहा है अब आप देखिए इस घड़ी में जो सुई है हैंड की वो यहां दिख रही है, और जो मिनट की है वो यहां दिख रही है। तो यहां पर घड़ी के अंदर आपको दिखेगा 9:00। अगर यहां पर आपका 3 वो क्लॉक वॉच में दिखाता है, यहाँ 3 दिखा रहा है, मिरर में कितना दिख रहा है आपको 9। ठीक है डन। हाँ अगर आपको बोल दिया जाए कि बताएं आप ये टाइम 2:25:20 आपकी वॉच में कितना दिखेगा, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा क्या करना है। ऐसे के लिए इस तरह से इमेज बनाने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपकी घड़ी के अंदर ये टाइम है 12 ओ क्लॉक का, इसी को आप लिख सकते हैं 11:59:60। ये मिलाएंगे तो किसके बराबर है, 12 के बराबर। अगर आपको बोल दिया जाए कि ये वॉच में कितना दिखेगा, तो आप सीधा इस टाइम से माइनस कर लें। माइनस किया 2:25 मिनट और 20 सेकंड को, 0:00 ये 4, ये 4, ये 3 और ये 9। तो ये टाइम आपको वॉच में अंदर दिखाई देगा 9:34 और 40 सेकंड्स। ये आपको क्लॉक के अंदर देखिएगा, तो इसको आप सीधा सीधा आप माइनस करके यहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी आपकी क्लॉक प्रॉब्लम, और यहीं पे एंड होता है हमारे इस लेक्चर का। तो बच्चों आपको अगर ये ऑप्टिक्स का फर्स्ट लेक्चर आसानी से समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टेड टॉपिक हम लोग 1 बाय 1 अपलोड करने वाले हैं यूट्यूब पर, जहां आपकी प्रेजेंस हमको और ज्यादा अप्रिशिएट करेगी नए वीडियो को और बेहतर तरीके से बनाने में। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वॉल की पिक्चर्स को कहां देखेंगे, मिरर के अंदर, उसकी लेंथ के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही मजेदार होने वाला है, आप हमारे लेक्चर को वॉच करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में एक नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।